नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने डेली एडिटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जो कि हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं। तो देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है उपराष्ट्रपति, दूसरा टॉपिक है हमारा एल्बर्ट बिल विवाद, तीसरा टॉपिक है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है चालू खाता घाटा, पांचवा है राजकोषीय घाटा। तो देख लेते हैं पहली न्यूज हमारी क्या है दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी अभी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है। उसमें जगदीप धनखड़ जी हमारे भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज है वो हम देख लेते हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर हम अच्छी तरह से नजर डालेंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में जीते धनखड़, जो कि दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर से न्यूज ली गई है और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है। तो देखिए, वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त तक है। उसके अगले दिन यानी 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वह देश के 14वें, तो आपके वन लाइनर फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन से उपराष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति। राजस्थान से दूसरे, राजस्थान के ये दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। पहले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के पहले उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है, यानी पहला संवैधानिक सर्वोच्च कार्यालय कौन सा है? राष्ट्रपति का, और दूसरा उपराष्ट्रपति का। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है कि जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है। मतलब है यह है कि जब तक नए उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे, जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। एक प्रश्न है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि पहला कथन है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। पहला। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले हम चर्चा करते हैं, बाद में इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। योग्यता, क्या क्या योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उसको राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। नहीं, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। अंडरलाइन करने वाली बात है ये। इसी को फैक्ट्स में उठा के आपके सामने रख देगा और पूछेगा कि लोकसभा के लिए होना चाहिए। तो क्या करना है आपको? इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा, राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यों की परिषद, जो कि उच्च सदन भी कहा जाता है, का पदेन अध्यक्ष होता है। एक कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब उपराष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह इसमें एक क्लॉज है। आर्टिकल 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। तो हम धीरे धीरे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनका अच्छी तरह से ऑपरेशन करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे उनको। आज जब ये सारे आर्टिकल आप मेरे द्वारा पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी किताब से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको हम। देखिए, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्य शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब उपराष्ट्रपति को किसी भी सदन का सदस्य या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति भले ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है पर उसका सदस्य नहीं होता है।
निर्वाचक मंडल में जो उसमें निर्वाचक मंडल होता है जिसका चुनाव करता है उपराष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन शामिल होंगे? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे जिनको अभी चुनना बंद कर दिया गया है पिछले अभी संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से कितना? 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से त्यागपत्र दे सकता है, जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी होगा। जिस दिन इस्तीफा देंगे उस दिन से नहीं, जिस दिन से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा तब से प्रभावी होगा। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राज्य परिषद मतलब राज्यसभा के प्रस्ताव से उसी समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। मतलब जो राज्यसभा का 2/3 बहुमत, कितना? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा की सहमति उसको मिल जाए तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिनों का, कितने? 14 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आगे चलते हैं। क्या है? आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यालय पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यालय की समाप्ति से पूर्व संपन्न करा लिया जाएगा। मतलब जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा होता है या उनकी पदावधि खत्म हो रही होती है तो उससे पहले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो कौन सी होती है? यही आपके एग्जाम में पूछ लेगा, ये शपथ लिख देगा, बताओ किसकी शपथ है? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये उपराष्ट्रपति की शपथ में आते हैं। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ध्यान देने वाली बात है, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अधिमान्य नहीं होंगे। आगे चलते हैं। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा भी कर सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो इस आधार पर उस चुनाव को रद्द नहीं किया जाएगा, उसको माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, कौन सा? 324, उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत का निर्वाचन आयोग में निहित है। चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यालय की समाप्ति के 60 दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी। क्योंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा। आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान सभी सांसदों के मत का मूल्य
समान नहीं होता है, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये एक माना जाएगा इनके मतों का मूल्य। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। तदनुसार लोकसभा महासचिव को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट था आपको कहीं भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा लेक्चर दोबारा देख लीजिए और अच्छी तरह से इसके नोट्स बना लीजिए, आपका टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। हमारी अगली न्यूज देख लेते हैं आज की क्या है जल्दी से। देखिए, एक एडिटोरियल है, इसमें दो चीजें मुझे काम की लगी, एक एल्बर्ट बिल विवाद और एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और बाकी का बॉल बाय बॉल कमेंट्री है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है हमको उसको देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं एल्बर्ट बिल विवाद। सबसे पहले आपको कर ध्यान रखना है, एल्बर्ट बिल विवाद 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। अब पढ़ लेते हैं ये किससे रिलेटेड था। भारतीयों द्वारा हथियार ले जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाना, आयातित सूती वस्त्रों कपड़ों पर शुल्क हटाना। मैंने इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बदल दिया है, तो आपको समझा देता हूं दोस्तों। इसका आंसर है 3। मतलब इस बिल से पहले जो भारतीय मजिस्ट्रेट होते थे उनको यूरोपीय जो लोग हैं अधिकारी हैं उनके ऊपर सुनवाई का अधिकार नहीं था, पर इस बिल के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वो यूरोपीय अधिकारियों का के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो इसी के लिए इसको विवाद भी उठा था, और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जाके अपनी किताब से पढ़ लेना है। ये आज का हो गया हमारा जो टॉपिक था एल्बर्ट बिल विवाद से रिलेटेड। आगे देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको ये सब चीजें बहुत जरूरी देखनी है, सही है गलत है। यूपीएससी आपको यहीं पर ट्रैप करेगा, आप फंसोगे ऐसी जगह पे। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। दूसरा, बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 2 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे। तो आपको इसमें से कौन सा कथन गलत बताना है। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें एक माइनर मिस्टेक है, ये 2 नहीं 4 सदस्य थे। बाकी सेम प्रावधान इस एक्ट के अंदर आते हैं। कैसे? इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल किसके अंडर आ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। तो इसमें ये चारों प्रावधान थे, बस इसमें 2 सदस्यों की जगह 4 सदस्य थे। आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अपनी स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो एडिटोरियल है पूरा इसमें यही बताया गया है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, चालू खाता बढ़ रहा है, चालू खाता घाटा बढ़ रहा है, राजस्व घाटा बढ़ रहा है। तो हमारा इतना डाटा काम का नहीं है। हमने इंपॉर्टेंट चीजें कि चालू खाता घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, वो निकाल लिया। देख लेते हैं, पहले न्यूज देख लेते हैं क्या है। इन द बजट फॉर दिस ईयर द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड ए फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा कितना 6.4% अनुमानित किया गया था। तो इसने एडिटोरियल में सवाल उठाया है कि क्या गवर्नमेंट इसको इतना रख पाने में एबल है। तो देखते करंट अकाउंट डेफिसिट कितना 30 बिलियन अप्रैल जून में, और ये अनुमान लगाया गया कि ये 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा पूरे साल में, जो कि खतरनाक होगा। इसमें यही न्यूज है। आगे देख लेते हैं हमने काम का क्या है इसमें। राजकोषीय घाटा क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिकेट्स द टोटल बोरोविंग दैट आर नीडेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और राजस्व के बीच का अंतर है। सरकार का व्यय सब्सिडीज में, आपको योजनाएं चला रही है सरकार, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सूटकेस ले लो योजना, सूटकेस भर भर का आपको पैसा दे रही है, वो योजना है। और राजस्व के
सरकार के लिए जो राजस्व भी तो आ रहा है ना, इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से, और भी सरकार के राजस्व के स्रोत हैं। तो उसके जो बीच का अंतर है वो क्या है? राजकोषीय घाटा है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार को इंगित करता है। मतलब सरकार के पास उधारी कितनी है उसको यह इंगित करता है। राजकोषीय घाटे की गणना एक वित्तीय वर्ष में, कितना? एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व और को उसी अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय से घटाकर की जाती है। तो आपके काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इतना ही आपको पढ़ना है। देखिए अभी क्या है? चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा क्या? जब किसी देश का आयात देश के निर्यात से अधिक होता है तो उसको चालू खाता घाटा कहते हैं। ये चालू खाता घाटा आता किसके अंदर है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के अंदर आते हैं। 3 घटक हैं, कौन से? चालू खाता घाटा देशों के बीच माल और सेवाओं के प्रवाह और बहिर्वाह से संबंधित है। चालू पूंजी खाता घाटा विदेशी मुद्रा भंडार, निवेश, ऋण और उधार से संबंधित है। वित्तीय खाता रियल एस्टेट, व्यावसायिक उद्यमों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में निवेश से संबंधित है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज के हमने उन पर सब पे चर्चा कर लिए। एक बार जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं क्या क्या है हमारे आज के टॉपिक। उपराष्ट्रपति को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इल्बर्ट विल विवाद देख लिया, कब आया था? रिपन के टाइम पे आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पढ़ ही लिया है हमने, कौन था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा दोनों बढ़ रहे हैं, इनको हमने अच्छी तरह से देखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आगे हम इसी तरह से मिलते रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। आप लगातार साथ बने रहिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।